तो इवनिंग सेशन में सभी का स्वागत है। इसमें है कुछ क्वेश्चंस देखते हैं CCSU 2012 के। इसमें है जिंक सॉल्ट्स आर वाइट वाइल कॉपर 2 प्लस सॉल्ट्स आर ब्लू। मतलब जिंक के जो लवण हैं वो वाइट होते हैं और जबकि कॉपर के लवण ब्लू होते हैं। ठीक, तो देखिए बहुत सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है कि जिंक जब +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, दैट मीन्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3d10 4s0। तो जिंक उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d10 4s0। इसमें अगर देखा जाए D10 में 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ऑब्वियस बात है वहां पे कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं होगा। एक्चुअली जो डी ट्रांजिशन होता है ये विजिबल रीजन में होता है। अगर किसी को विजिबल रीजन का फैक्टर नहीं समझ में आता है तो इस फैक्टर को समझने के लिए आप क्या करिए, यूट्यूब पे जाइए, दिनेश रावत सर्च करिए, उसमें एक टॉपिक होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी। उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप देखिए तो आप देखेंगे अल्ट्रा वायलेट और आपका इंफ्रारेड रीजन के बीच में जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन की जब लाइट पड़ती है जिंक के एलिमेंट्स पे, तो जनरली जिस रीजन में हम देख पा रहे हैं इसको हम विजिबल रीजन ही कहते हैं। जिस रीजन में हम देख पा रहे हैं इसी को विजिबल रीजन कहते हैं। तो इस रीजन में जिंक के जो सॉल्ट्स होते हैं वो आपको व्हाइट दिखाई देते हैं। ठीक, तो क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे अगर मैं कॉपर +2 की बात करूं तो कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d9 4s0। तो इस पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, असंयोजित युग्म जोड़ा बच जाएगा, है ना। असंयोजित जो है वो इलेक्ट्रॉन आपके पास बच जाएगा। जैसे ही अगर इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इसमें डी सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही विजिबल रीजन की आप लाइट इस पे डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन डी सेल से डी सेल में एक्साइट हो जाएगा और एक्साइट होने के बाद डी ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। और आपको बताया था कि जहां भी डी ट्रांजिशन होता है वहां पे जनरली आपको कलर मिलते हैं। जैसे कि ये आपका जो जिंक है, ये इसके जो सॉल्ट हैं नो डी ट्रांजिशन है तो वहां पे व्हाइट कलर के जनरली आपको सॉल्ट्स मिलते हैं। जबकि अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर के जो सॉल्ट्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं और कॉपर के सॉल्ट का जनरली कलर होता है ब्लू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेफ्ट में ये जिंक के सॉल्ट हैं जो कि व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है और ये कॉपर का सॉल्ट है जो कि ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जिंक के जो सॉल्ट होते हैं वो व्हाइट की जगह दे देगा, कलरलेस होते हैं। तो अगर कलरलेस की बात कर रहा है तो इस सॉल्ट जो ये सॉल्ट आपको लेफ्ट में दिख रहा है इस सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया गया होगा। इसको जैसे ही सॉल्यूशन में डालूंगा तो वो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। जैसे चीनी को पानी में घोलता हूं तो जनरली चीनी और पानी का जो सॉल्यूशन है वो आपको कलरलेस दिखाई देता है। तो कलरलेस क्यों दिखाई दे रहा है? व्हाई? जैसे आप चीनी को देखिए, चीनी व्हाइट कलर का क्रिस्टल है और जैसे इसको पानी में डाल रहा हूं वो कलरलेस हो जाएगा। सिमिलरली जिंक के सॉल्ट जो है वो व्हाइट व्हाइट क्या है, यहाँ पे इसके क्रिस्टल है और यदि इसको मैं सॉल्यूशन में डालूं तो ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और कॉपर उसके क्रिस्टल भी ब्लू दिखाई देते हैं और यदि आप इसका सॉल्यूशन बनाएंगे वो भी आपको ब्लू ही कलर का दिखाई देता है। ठीक है जी। इसके अलावा एक और प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। कह रहा है डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, इसमें आपको अंतर बताना है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी एक ही क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। दैट मीन्स उस टाइम पे 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन को 4 पार्ट में दिया हुआ है। तो उस 7 मार्क्स के क्वेश्चन को जो 4 पार्ट दिए हैं उन चारों ही पार्ट्स को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं और संक्रमित तत्व क्या होते हैं, इसके बीच में अंतर पूछा गया है। तो सिंपल है, आपको बताया था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में आता है वो उस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में आ रहा है तो एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। सिमिलरली पी में आ रहा है तो पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और यदि आप इलेक्ट्रॉन की जनरल फिलिंग करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में भरते हैं तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाया जाता है। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट क्या हो सकता है, या तो उसके डी सब सेल या तो कंप्लीटली फिल्ड होंगे या फिर इनकम्प्लीटली फिल्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे स्कैनेडियम को देख लीजिए, स्कैनेडियम D1 होता है। यदि आप जिंक को देखें तो जिंक D10 होता है। तो दोनों को ही देखें, दोनों ही डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। दैट मीन्स डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन होंगे, जब मैं इलेक्ट्रॉन की रेगुलर फिलिंग करूंगा और लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि मेरा डी सब सेल में आ जाए तो ऑब्वियस बात है वो मेरा डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाया जाएगा। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, संक्रमित तत्व के होते हैं। संक्रमित तत्व होते हैं जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी जाए और उनके इलेक्ट्रॉन जब डी सब सेल में फिल होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में फिल होते हैं, फिल होने
होने पर वे इलेक्ट्रॉन यदि आपको कंप्लीटली फिल्ड ना होते हुए दिख रहे हो, फॉर एग्जांपल D1 से लेकर D9, तो D1 से लेकर अगर D9 है तो आप कह सकते हैं ये D सब सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है। वाई? क्योंकि हम जानते हैं D का जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन फिल करते ही कंप्लीटली फिल्ड कहलाया जाएगा। बट ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं जिनका डी सब सेल इनकम्प्लीट हो, दैट मीन्स उनका डी सब सेल कभी भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, दैट मीन्स दे आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हैव इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल्स एट लीस्ट वन स्टेबल कैटायन दैट दे फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 29 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 होता है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है तो कॉपर भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। जब कॉपर को आप उसके आयंस में तोड़ेंगे, कॉपर को जैसे +2 ऑक्सीजन स्टेट में लेके जाएंगे तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 3d9। तो यहाँ पे भी आप पाएंगे कि कॉपर का 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट का इनकम्प्लीट सबसेल हो, चाहे वो अपनी नॉर्मल स्टेट में हो चाहे उसके कैटायंस में, अगर उसके कैटायन भी आपको इनकम्प्लीटली फिल्ड मिल गए एज इन केस ऑफ कॉपर, कि कॉपर जब +2 ऑक्सीजन स्टेट में जाता है उसका D9 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। यदि वो D9 कॉन्फ़िगरेशन है दैट मींस डी सबसेल का कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, दैट मींस वो ट्रांजिशन एलिमेंट बन सकता है। तो कॉपर इज आल्सो ट्रांजिशन एलिमेंट। जबकि मैं जिंक कैडमियम मरकरी की बात करूं तो जिंक कैडमियम मरकरी अगर मैं इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल भी दूं तो ये +2 ऑक्सीजन स्टेट में जाएंगे, +2 ऑक्सीडेशन में जाने के बाद भी जिंक 3d10, कैडमियम 4d10, मरकरी 5d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा, दैट मींस इसका डी सबसेल कंप्लीटली फिल्ड रहेगा। तो इसलिए जिंक कैडमियम मरकरी तीनों ही डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में आ रहा है, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है इनके जो डी सबसेल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या परिभाषा होती है? संक्रमित तत्व जिनके डी सबसेल भरे हुए ना हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड होंगे। ठीक है जी, चलिए। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं जनरली प्रतिचुंबकीय होते हैं, ठीक है ना, सॉरी अनुचुंबकीय होते हैं, इट इज अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? पहली बात आपने देखा था कि जैसे जैसे डी सबसेल में इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो वे एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ उतने ही ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो ऑब्वियस बात है ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन जस्ट अभी हमने देखी कि ट्रांजिशन एलिमेंट वे होते हैं, संक्रमित तत्व वे होते हैं जिनका डी सबसेल इनकम्प्लीट हो। यदि डी सबसेल इनकम्प्लीट है तो उसके पास एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और मान लीजिए अगर उस पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर रहेगा ही रहेगा। तो पहले आपने देखो डेफिनेशन कैसे समझाई, आप पहले समझा सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होगा, या फिर आप समझा सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इसको कहा जाएगा। तो यहाँ पे समझाया हुआ है कि पैरामैग्नेटिज्म इन द ट्रांजिशन एलिमेंट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट का कभी भी डी सबसेल कंप्लीट नहीं होता है तो उस पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होता ही होता है, दैट मींस एक असंयोजित इलेक्ट्रॉन तो होता ही होता है, ठीक। एंड रिजल्ट इन द एलिमेंट बीइंग अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और ऑब्वियस है अगर उस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होगा, ठीक। इसके बाद फिर आपने ऑब्वियस है यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म को तो समझाया, थोड़ा सा ट्रांजिशन मेटल को भी यहाँ पे समझा सकते हैं। देखिए अच्छा आंसर लिखने पे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर आप पैरामैग्नेटिज्म को समझा रहे हैं तो आप इस बात यहाँ पूछा किस में गया है? ट्रांजिशन मेटल के लिए पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपको ट्रांजिशन मेटल को भी समझाना पड़ेगा। तो ट्रांजिशन मेटल आपने देखा कि ट्रांजिशन एलिमेंट वे होते हैं जिनका इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबसेल होता है। तो जनरली आप 2-3 एग्जाम्पल लेके चाहे उसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के दिखाइए, अदरवाइज आप इतना भी लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स कंप्लीटली मिलने चाहिए। एक आध एग्जाम्पल आप जरूर लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखा, आपका होमवर्क है कि आप मुझे एग्जाम्पल लिख के सेंड करेंगे। सुबह भी मैंने आपसे कहा था उस कंपाउंड का नाम बताएंगे, और उस कंपाउंड का नाम मुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया। तो प्लीज वीडियो देख के टाइम पास मत करिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि भाई एग्जाम के लिए हमारे मार्क्स अच्छे इंप्रूव हों, हम डेली इन क्वेश्चंस को लगाएं भी, ये नहीं कि बस हाँ भी यहाँ पे आपको बता दिया तो आप उसको प्रैक्टिस ना करें, प्लीज ऐसा मत करिए। ये आप ही के लिए है, तो आपको इसके लिए पढ़ना चाहिए, आपको क्वेश्चंस लगाने चाहिए, और जो होमवर्क दिया गया उसको भी सेंड करना। तो प्लीज मुझे 3 से 4 एग्जाम्पल यहाँ पे आप सेंड करिएगा, ठीक। और ये है कुछ लास्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा इन विच पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर फाउंड। तो कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट, किस पीरियड में ट्रांजिशन एलिमेंट पाए जाते हैं। तो जनरली
कई बार इतना हल्का क्वेश्चन भी आ जाता है, बट होता क्या है कि पीरियोडिक टेबल ध्यान में नहीं आता और हमारा ये क्वेश्चन छूट जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्रुप भी लिख दिया है और पीरियड भी लिख दिया। एक्चुअली ये CCSU 2012 में ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा चुका है। तो देख सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल एज एन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन मेटल जो है जब वो धातु की फॉर्म में पाया जाता है, तत्व की फॉर्म में पाया जाता है, डी ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल के पाया जाता है किसमें, पीरियड नंबर 4th, 5th एंड 6th। 4th वाले पीरियड को हम जनरली फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हैं, 5th वाले को हम सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हैं, 6th वाले को हम जनरली आपका थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हैं इन जनरल। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे ग्रुप्स जो हैं वो 3 to 12 होते हैं, जनरली 3 to 12 होते हैं। वैसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोला है तो यहाँ पे 3 to 11 कर सकता हूँ, 3 to 11 कर सकता हूँ जनरली, ठीक, ऑन द पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो ध्यान में रखना, ऐसे ऐसे प्रश्न कई बार एक एक नंबर में आपसे पूछ लिए जाते हैं और थोड़ा सा हम ध्यान में नहीं रखते, इसलिए ये चीज़ें हमारी गलत हो जाती हैं। तो ये थी आज की क्लास, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। देखिए सभी के लिए फ्री है, ये नहीं कि भाई आप ही देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पर हमारी भी हेल्प करिए कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप पहुँचा सकें। ठीक।